फिल्म की शुरुआत होते ही हम देखते हैं 1942 के अंदर जापान और अमेरिका के बीच चलने वाली जंग का सीन। इस जंग के अंदर अमेरिका और इंग्लैंड दोनों साथ मिलकर जापान से युद्ध कर रहे थे। तभी हम देखते हैं इंग्लैंड के एक फाइटर जेट को, जो जैसे ही जापान के पेंसिल्वेनिया इलाके पर अटैक करने आता है, तभी उसके पीछे जापानी एयर जेट्स भी पड़ गए। जापानियों ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके फाइटर जेट को हर तरफ से तोड़ दिया, जिससे वो फाइटर जेट अब नीचे जंगल में एक झील के अंदर क्रैश हो जाता है। उस जेट के अंदर एयरफोर्स का कैप्टन चार्ल्स अपने साथी के साथ झील से बाहर आया। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसने देखा कि उसका को पायलट क्रैश लैंडिंग के अंदर मारा जा चुका है, इसीलिए कैप्टन चार्ल्स खुद ही जंगल के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो हम देखते हैं जापानीज सोल्जर्स को, जो अपनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर रात को उन्होंने जिस भी फाइटर प्लेन को नीचे गिरा दिया, उसके मलबे और जिंदा सोल्जर्स को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर आए होते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक जैकेट मिलती है। वो जैकेट किसी और की नहीं बल्कि चार्ल्स की थी। उन्होंने देखा कि जैकेट के पास ही चार्ल्स ने अपने साथी को पायलट को जमीन में दफना दिया है। उन्हें पता चल जाता है कि अगर इसको जमीन में इज्जत के साथ दफनाया गया है तो इसका साथी भी जंगल के अंदर कहीं छुपा हुआ होगा और हमें उसे ढूंढना है। इसीलिए अपनी आंखें खुली रखना और चारों तरफ फैलकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, उनकी ये सभी बातचीत एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ चार्ल्स भी सुन रहा था। वो सब जापानी सोल्जर्स यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन चार्ल्स ने उन सोल्जर्स को एक एक करके मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहीं पर उन सोल्जर्स का पांव उन्हीं के लगाए हुए एक लैंड माइन पर आ जाता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके से चार्ल्स तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसने देखा कि बाकी के सभी सोल्जर्स उस धमाके की आवाज का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से चार्ल्स वहाँ से दूर भागना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर आगे जाने के बाद जापानियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चार्ल्स अब चूंकि निहत्था था, इसीलिए वो कोई भी चालाकी नहीं करता। तभी अगले ही पल वहाँ पर चैंग नाम का एक बेरहम कैप्टन आता है। चैंग तुरंत ही चार्ल्स को नीचे बैठने का कहता है। चार्ल्स इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो पलक झपकते ही अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। चैंग ने उसे अपनी गन से शूट करना चाहा, लेकिन तभी वो अपने सोल्जर्स को कहता है, इसे उठाओ और पकड़कर कैंप के अंदर ले चलो। यहाँ हम देखते हैं कैंप का सीन, जिसका नाम था अल्फा कैंप। उसमें पहले से ही काफी ज्यादा सोल्जर्स जंगी कैदी बने हुए थे। ये सब कुछ जापान के कर्नल, जिसका नाम था कर्नल ईटो, उसी के अंडर हो रहा था। वो सब लोग चार्ल्स को भी उस कैंप के अंदर ले आते हैं। चैंग ने चार्ल्स को वहीं पर रुकने का कहा। चार्ल्स देखता है कि वहाँ पर मौजूद उसी की तरह काफी ज्यादा कैदी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कर्नल ईटो को, जो तुरंत ही चार्ल्स के पास आकर चार्ल्स को कहने लगा, देखो, तुमने मेरे 2 होनहार सोल्जर्स को जान से मार डाला। अगर तुम चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देते तो आज कैप्टन चैंग तुम्हारी जान ना लेते। इतना कहकर कर्नल ईटो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमने देखा चैंग को, जिसके साथ 2 सोल्जर्स चार्ल्स को जंगल के अंदर ले आते हैं। दोस्तों, वो चार्ल्स को अब जान से मारने वाले थे। चार्ल्स ने देखा कि अब वो सिर्फ 3 लोग हैं, इसीलिए उसे यहाँ से वक्त रहते निकलना होगा। अगले ही पल चैंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। चैंग अपनी तलवार को चार्ल्स पर चलाने ही वाला था कि तभी चार्ल्स ने बड़ी फुर्ती से अपनी गर्दन को पीछे किया और एक एक करके अपने हाथ बंधे होने के बावजूद भी उन तीनों को जान से मार डालता है। और फिर वो किसी को भी भनक लगे बिना ही वहाँ से भागने लगा। लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी कि जापानी सोल्जर्स वहाँ भी उसका पीछा करते करते पहुँच जाते हैं, जिस वजह से चार्ल्स जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता गया तो उसे वहाँ पर एक ग्लाइडर नजर आता है। दोस्तों, ये ग्लाइडर्स अमेरिकन आर्मी और इंग्लैंड आर्मी के ही भेजे हुए ग्लाइडर्स थे। इन ग्लाइडर्स का मकसद बचे हुए सोल्जर्स को जंगल से बाहर निकालना है, क्योंकि इन ग्लाइडर्स में मोटर नहीं होती या कोई भी तरह का इंजन नहीं होता। दोस्तों, इन ग्लाइडर्स में सोल्जर्स किस तरह बाहर निकलते हैं ये आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। लेकिन तभी चार्ल्स तुरंत ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका पाँव एक ट्रैप में आ गया, जिससे उसके चारों तरफ एक जाल आया और चार्ल्स बेचारा उस जाल के अंदर फंस जाता है, जिस वजह से अब जापानी एक मर्तबा फिर चार्ल्स को पकड़कर अपने कैंप में कर्नल ईटो के पास ले आते हैं। कर्नल ईटो का राइट हैंड, जिसका नाम था योशिउरा, वो कर्नल को बताता है कि इस बेगैरत ने हमारे कैप्टन चैंग को जान से मार डाला। ये सुनते ही कर्नल ईटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कर्नल तुरंत ही चार्ल्स के पास आया और उसको कहने लगा, तुमने जो किया है ना, इसके बाद तुम्हें मारना बहुत ही छोटी सजा होगी। तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। इतना कहकर वो चार्ल्स को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ रख देते हैं। चार्ल्स जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसके पास बैरन नाम का एक फौजी आता है। बैरन ने कहा, मैं भी इंग्लैंड से हूँ और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम भी इंग्लिश हो। उन्हीं के पास माइक नाम का सोल्जर और टाइसो नाम का एक एशियन सोल्जर
सोल्जर मौजूद था। ये सब भी कर्नल ईटो ने जंगी कैदी के तौर पर कैद कर रखे थे। वो सब लोग चार्ल्स को कहते हैं, देखो मेरे दोस्त, हम चाह के भी तुम्हें बचा नहीं सकते। अच्छा यही होता कि तुम जापानियों से पंगा ना लेते। हमने भी किसी जापानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम यहाँ बिना किसी टॉर्चर सहे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चार्ल्स कहता है, आप सब इतने बड़े और अच्छे सोल्जर्स हो तो एक मर्तबा भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। जिस पर माइक कहता है, हम भागते तो तब जब यहाँ से निकलकर किसी ठिकाने पर पहुँचने की कोई उम्मीद होती। देखो तुम अगर यहाँ से भाग भी गए ना तो जंगल इतना बेरहम है कि तुम एक रात भी वहाँ नहीं गुजार सकते। हमारा एक साथी गया था जिसकी लाश हमें 4 दिनों बाद इसी कैंप के अंदर मिली, इसलिए यहाँ चारों तरफ सिर्फ बेरहम जंगल ही है। तो भलाई इसी में है कि तुम कर्नल ईटो को ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। इसी तरह चार्ल्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नल ईटो को जो अपने जापानी सोल्जर्स को कड़ी ट्रेनिंग दे रहा होता है। और कुछ ही देर बाद कर्नल ईटो ने चार्ल्स को एक सर्कल जैसी रिंग में कैद कर लिया। तभी चार्ल्स के हाथों को खोल दिया जाता है और चार्ल्स को कहा गया कि तुम जरा पीछे वेट करो, तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी। चार्ल्स के पीछे जाने के फौरन बाद ही वहाँ पर 3 जापानी सोल्जर्स को लाया जाता है। दोस्तों ये सोल्जर्स जंग में पीठ दिखाकर भाग गए थे, इसीलिए कर्नल ईटो ने इन्हें पकड़कर अपने सबसे खतरनाक और ब्रूटल फाइटर के साथ लड़ने का ऑर्डर दे दिया। उस ब्रूटल फाइटर का नाम था शाओलिन। शाओलिन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो 45 सेकंड के अंदर अंदर ही उन तीनों को जान से मार डालता है। तभी उसका मुकाबला कैप्टन चार्ल्स से होने वाला था, जिस पर कैप्टन चार्ल्स बिना डरे ही रिंग के अंदर आ जाता है। कर्नल ईटो के कहने पर उन दोनों की फाइट शुरू हो गई। दोस्तों यहाँ पर शाओलिन जैसे ही कैप्टन चार्ल्स को मारने के लिए आगे बढ़ा तो कैप्टन चार्ल्स ने उसे एक जोरदार किक दे मारी और शाओलिन उस एक किक से ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अगले ही पल कैप्टन चार्ल्स ने कर्नल ईटो की तरफ देखकर शाओलिन के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिससे शाओलिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर मारा गया। ये देखकर कर्नल ईटो बहुत ज्यादा हैरान तो हुआ ही और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उठकर अपने खेमे में चला गया। वहाँ पर मौजूद सभी कैप्टन चार्ल्स की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। तभी हम देखते हैं कर्नल ईटो के खेमे का सीन, जहाँ पर कर्नल ईटो का राइट हैंड जिसका नाम था योशिउरा, वो कर्नल से कहता है, हम इसे गोलियों से भी तो मार सकते हैं ना, आप इस बेगैरत इंसान को और कब तक यहाँ रखोगे। इस पर कर्नल ईटो योशिउरा से कहता है, गोलियों से तो कोई भी मर जाएगा, मैं बस इसकी अकड़ तोड़ना चाहता हूँ कि ये गोरे लोग हम जापानियों से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को, जिसे टाइसो कहता है, भाई तू तो काफी फौलाद की औलाद निकला। उनकी बातचीत के दौरान ही कैप्टन चार्ल्स की मुलाकात कैप्टन जेड से हुई। कैप्टन जेड अमेरिका की आर्मी का कैप्टन था जो यहाँ पर हमले के दौरान पकड़ा गया। कैप्टन चार्ल्स कैप्टन जेड से मिलकर काफी खुश होता है। जेड ने कहा, मैं भी तुम जैसा ही बहादुर था, लेकिन मैंने जैसे ही कर्नल आइटो के 2 जाबाज और खतरनाक सोल्जर्स को मारा तो उसने मेरी टांग पे 3 फायर कर दिए, जिससे अब मैं ज्यादा लड़ नहीं पाता, इसलिए पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। चार्ल्स कहता है, मुझे डर नहीं, वो मेरे साथ जो कुछ भी करे। इतने में हम देखते हैं योशिउरा को, जो तुरंत ही कैप्टन चार्ल्स को कर्नल आइटो के कमरे में ले जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं एक नर्स को जिसका नाम था सेलिना, जो कर्नल आइटो से काफी ज्यादा डर रही थी। कैप्टन चार्ल्स को ये देखकर तुरंत ही समझ आ गई कि इसको भी कर्नल आइटो ने बाकी सब की तरह बंदी बना रखा है। फिर कर्नल आइटो सेलिना को वहाँ से जाने का कहकर खुद कैप्टन चार्ल्स के पास आ गया। कर्नल कहता है, देखो चार्ल्स, मैं चाहूँ तो तुम्हारी अभी खोपड़ी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास इंसानों और फाइटर्स की कोई कमी नहीं है। तुम हर रोज हर एक लड़ाई लड़ोगे, जिस लड़ाई में तुम मारे गए उस लड़ाई में मेरी इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे कैप्टन चार्ल्स को पता चला कि कर्नल आइटो सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स के मजे ही ले रहा है। इतना कहकर उसने चार्ल्स को वहाँ से जाने का कह दिया। चार्ल्स अगले ही पल अपने साथियों के पास आ जाता है और इसी तरह वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ल्स को, जिसे अब सोल्जर्स बाहर ले आते हैं। दोस्तों आज उसका मुकाबला कर्नल आइटो के 3 होनहार सोल्जर से होने वाला था जो कराटे और कुंफू में माहिर थे। चार्ल्स कर्नल आइटो के कहने पर उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। वो तीनों चार्ल्स को बड़ी कांटे की टक्कर देते हैं, लेकिन चार्ल्स अपने कॉम्बैट स्किल्स के चलते हुए उनको एक एक करके धूल चटा देता है। ये देखकर कर्नल आइटो फिर से हैरान हो गया और इस बार वो तो चार्ल्स को झुककर सलाम भी करता है। लेकिन इस चीज के बारे में योशिउरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैप्टन चार्ल्स एक और भी फाइट जीते। लेकिन कर्नल ईटो अपने खेमे में वापस आ गया। जैसे ही कैप्टन चार्ल्स अपने साथियों के साथ बैठा था तो उन्होंने देखा कि बाहर रिंग के अंदर वही 3 सोल्जर्स नीचे बिठा रखे हैं, जिन 3 सोल्जर्स ने कैप्टन चार्ल्स से अभी अभी मार खाई थी। कर्नल आइटो उन तीनों सोल्जर्स को कैप्टन चार्ल्स से हारने की वजह से जान से मरवा देता है। ये देखकर कैप्टन चार्ल्स भी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि एक तो वो बेचारे कर्नल आइटो के कहने पर कैप्टन
चार्ल्स से लड़ रहे थे और तोर हार जाने पर वो बेचारे जान से भी हाथ धो बैठे। कैप्टन चार्ल्स कहता है क्यों ना हम यहाँ से भागने की कोशिश करें, जिस पर जेड ने कहा देखो ये नामुमकिन है। लेकिन चार्ल्स कहता है चलो फिर हम इनकी सभी चालें नाकाम करके क्यों ना इन पर अमेरिकन सोल्जर्स से हमला करवा दिया जाए। जब अमेरिकन आर्मी यहाँ पे आएगी तो देखना कर्नल आइटो किस तरह दुम दबाकर भागता, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कोई बेस मौजूद है, इसीलिए हमें ऐसा करने के लिए सबसे पहले रेडियो चाहिए। जिस पर जेड ने कहा मेरे पास एक प्लान है। और इसी तरह वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं सभी सोल्जर्स को जो हर रोज की तरह जापानियों के कहने पर कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। वो हर रोज भारी भारी बोरियों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखते और अगले दिन फिर से दूसरी जगह से उठाकर पहले वाली जगह पर, यानी जापानी बस उनसे लगातार गधों की तरह काम करवाते थे ताकि ये सोल्जर्स इतने ज्यादा थक जाएं और यहाँ से भाग ना पाए। तभी हम देखते हैं काम करने के दौरान ही टाइसो को, जिसने जानबूझकर एक सोल्जर पर अटैक कर दिया और उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर देखते ही देखते काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है और जापानी उस लड़ाई को छुड़ाने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाते हुए जेड कैप्टन चार्ल्स को ऊपर टावर पर जाने का कह देता है। कैप्टन चार्ल्स तुरंत ही टावर के ऊपर गया और वहाँ से रेडियो को उठाकर नीचे आ जाता है। तभी उन सोल्जर्स ने सबको गन दिखाकर शांत करवा दिया और सब लोग फिर से अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को जो मौके का फायदा उठाकर जैसे ही रेडियो को अपने कमरे में ले जाने लगा, तभी उसे ऐसा करते हुए सेलिना देख लेती है। उसने सेलिना को चुप रहने का कहा, लेकिन तभी एक जापानी सोल्जर सेलिना को यहाँ वहाँ छूना शुरू कर देता है। सेलिना ने जब इनकार किया तब वो सोल्जर सेलिना को थप्पड़ मारकर वहाँ से चला गया। कैप्टन चार्ल्स ने कहा देखो हम यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। जिस वजह से सेलिना चुप कर जाती है और फिर कैप्टन चार्ल्स बोरियों के अंदर रेडियो को छुपा देता है और रात होने पर उस रेडियो को अपने रूम में ले आया। कैप्टन चार्ल्स और बैरन दोनों अब प्लानिंग कर रहे थे कि अगर एक बार भी हमने इस रेडियो से अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट किया तो तुरंत ही कर्नल आइटो को भी पता चल जाएगा, जिससे वो सबसे पहले हमें ही जान से मारेगा। इसलिए हमें ये काम जंगल के बीचों बीच जाकर करना होगा ताकि रेडियो सिग्नल से उसे ये शक ना हो कि ये काम हम में से ही किसी एक का है। इसीलिए अब उन्हें प्लान बनाना होगा कि किस तरह वो इस कड़े पहरे से निकलकर जंगल के बीचों बीच जाकर अमेरिकन आर्मी से कांटेक्ट करें। इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कर्नल आइटो को, जिसने सभी बंदी सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहता है कि तुम सब में से एक गद्दार है जिसने कल यहाँ से हमारी एक बहुत ही कीमती चीज को चुरा लिया। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद कैप्टन चार्ल्स, जेड, बैरन और टाइसो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कर्नल ने कैप्टन जेड की तरफ इशारा करके कहा कि तुम ही गद्दार हो। लेकिन तभी कैप्टन जेड के पीछे खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से रोने लगता है, जिस वजह से कर्नल आइटो ने उस आदमी को अपने पास बुला लिया। कर्नल ने कहा बताओ तुमने हमारी गन को क्यों चुराया। कर्नल की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद कैप्टन चार्ल्स और बाकी सबको जरा सी राहत मिलती है, क्योंकि उनको लगा शायद कर्नल आइटो को उनके चुराए हुए रेडियो के बारे में पता चल चुका है। जिस वजह से वो लड़का कहता है उस गन को मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने चुराया। बस इतना ही था कि कर्नल आइटो उस आदमी को और उसके दोस्त को जान से मरवा डालता है और इसी तरह वो दिन भी गुजर जाता है। उसी रात को हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को, जिसने बैरन के साथ इस जगह से निकलने का प्लान बना लिया था। उन दोनों ने अपने कमरे के पीछे वाली लकड़ियों को निकाला और कैप्टन चार्ल्स वहाँ से बाहर निकल जाता है। कैप्टन चार्ल्स पहरे से बचते हुए कर्नल आइटो के खेमे के पीछे जो रेत की बोरियां पड़ी थी उनको हटा देता है और वहाँ से जंगल में भाग जाता है। लेकिन तभी पीछे से जब पहरेदार उन सभी के खेमों को चेक करने आया तब उसने देखा कि कैप्टन चार्ल्स के बेड पर सिर्फ और सिर्फ बोरियां ही पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों उस सोल्जर का नाम था ली गिसू। ली गिसू सब लोगों को कैप्टन चार्ल्स की असलियत बताने की बजाय उन सबको कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और फिर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को, जो दोबारा से बेस में वापस आ चुका था। जब बैरन ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें जंगल में सिग्नल मिला भी या नहीं, तो कैप्टन चार्ल्स कहता है फिलहाल नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अगली बार और भी ऊंचाई पर चला जाऊंगा, इसीलिए कोई ना कोई हमारे रेडियो के सिग्नल को कैच कर ही लेगा। यहाँ सुबह होते ही हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को, जिसके दोनों हाथ को बांधकर कर्नल आइटो ने अपने 3 और सोल्जर्स को कैप्टन चार्ल्स पर हमला करने का कह दिया। तभी वहाँ पर वही सोल्जर जिसका नाम था योशिउरा, जिसे हमने रात में देखा था, वो कैप्टन चार्ल्स को एक लकड़ी देता है और कहता है प्लीज कोई चालाकी मत करना। जहाँ पे हमें पता चला कि ये सोल्जर कर्नल आइटो की तरह बेरहम नहीं है। और फिर कर्नल आइटो के इशारे पर कैप्टन चार्ल्स को तीनों तरफ से काफी ज्यादा मार पड़नी स्टार्ट हो जाती है। वो तकरीबन 15 मिनट कैप्टन चार्ल्स को लगातार पीटते हैं, जिससे कैप्टन चार्ल्स अब बहुत ज्यादा निढाल हो चुका था। कर्नल आइटो ने कैप्टन चार्ल्स को खोलने का ऑर्डर दे दिया और कहा अब तुम मेरे इन 3 सोल्जर
सोल्जर से लड़के दिखाओ। बस इतना ही था कि कैप्टन चार्ल्स ने उन तीनों से लड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार कैप्टन चार्ल्स को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर फिर भी कैप्टन अपनी हिम्मत को हारे बिना ही उन तीनों को बहुत बुरी तरह पीट देता है। ये देखकर कर्नल आइटो इस बार तो आग बगोला ही हो गया। उसने गुस्से में अपनी गन निकाली और वहाँ पर बेचारे मासूम सोल्जर्स को एक एक करके मारना स्टार्ट कर दिया। उसने इसी तरह 11 सोल्जर्स की जान ले ली और फिर वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन चार्ल्स को, जो अब काफी बुरी हालत के अंदर सेलिना के पास एक बेड पे लेटा हुआ था। कैप्टन चार्ल्स कहता है, बताओ मैं यहाँ कितनी देर से हूँ? सेलिना ने कहा, पिछले 2 दिनों से। ये सुनकर कैप्टन तुरंत ही उठा और कहता है, मुझे जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाना होगा। सेलिना ने कहा, फिक्र मत कीजिए, कर्नल आइटो ने आपके किसी भी दोस्त को कुछ नहीं कहा। कैप्टन कहता है, तुम यहाँ पे ड्यूटी करती हो या कर्नल ने तुम्हें भी जोर जबरदस्ती से यहाँ पे रखा है? ये सुनते सेलिना बेचारी रोने लगी। सेलिना ने कहा, ये कर्नल कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही है, इसीलिए मैं इनसे बहुत डरती हूँ। ये सुनकर कैप्टन चार्ल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पर कर्नल आइटो आया। कर्नल कहता है, तुम पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो, इसीलिए तैयार रहो, कल तुम्हें और भी बड़ी जंग लड़नी है। इतना कहकर कर्नल वहाँ से चला जाता है और फिर कैप्टन चार्ल्स अपने बाकी के सभी दोस्तों के पास आ गया। उन सबको पता था कि कैप्टन चार्ल्स ने 2 दिन पहले जंगल में जाकर अमेरिकन आर्मी और इंग्लैंड आर्मी को सिग्नल भेजने की कोशिश की थी, जिस वजह से अब उनको ये प्लान काफी ज्यादा सही लगता है। इसीलिए बाकी सबको वहीं पर छोड़कर अब चार्ल्स के साथ टूसो भी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार वो काफी ऊंची पोजीशन पर आ चुके थे। टूसो ने अमेरिकन आर्मी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। वो दोनों अपनी हिम्मत को हार चुके थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ से एयरफोर्स के लीडर का रिस्पॉन्स आता है। वो कहता है, हम कल 3 बजे उस बेस पर अटैक करेंगे जिस बेस पर कर्नल आइटो है, और हम आप सबको वहाँ से बचा लेंगे। ये सुनकर चार्ल्स और टाइसो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो तुरंत ही वापस बेस की तरफ निकल गए। जब वो अपने बैरक के अंदर आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा अब कोई भी सोल्जर नहीं है। ये देखकर वो पहले तो अपने रेडियो को छुपाते हैं और फिर उन दोनों के लिए बाहर जाने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आए और उन दोनों को बेहोश कर एक जगह रस्सियों से बांध डालते हैं। जब उन्हें होश आई तब कैप्टन चार्ल्स ने देखा कि अब सुबह हो चुकी है और यहाँ वहाँ काफी ज्यादा गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले वहाँ पे सेलिना एक और नर्स के साथ कैप्टन चार्ल्स के पास आती है। कैप्टन ने कहा, आखिर बाहर हो क्या रहा है? सेलिना कहती है, अमेरिकन आर्मी ने हमारी बेस को ढूंढ लिया और वो अब चारों तरफ से बमबारी कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा, ये तो अच्छी बात है। और फिर कैप्टन उन दोनों को अपने साथ रहकर यहाँ से बाहर निकलने का कहने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने बाकी के सोल्जर्स के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक भी सोल्जर नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि कर्नल आइटो सभी सोल्जर्स को एक एक करके मरवाने लगा है। लेकिन वक्त रहते कैप्टन चार्ल्स कर्नल के आदमियों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी के सभी सोल्जर्स अब जापानी सोल्जर्स को जान से मार रहे थे। बैरन भी काफी होशियारी और काफी बहादुरी के साथ 3 जापानियों को जान से मार डालता है। तभी हम देखते हैं टाइसो को, जिसका मुकाबला कर्नल आइटो के राइट हैंड के साथ हुआ। योशिउरा टाइसो पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। एक पल तो ऐसा आया कि जब वो टाइसो को लगभग मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कैप्टन जेड योशिउरा पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। कैप्टन जेड कुछ ही अटैक्स में योशिउरा की हड्डी पसली एक कर डालते हैं। वो योशिउरा को जान से मार पाते इससे पहले ही पीछे से जापानी सोल्जर्स ने कैप्टन जेड पर लगातार फायरिंग की, जिससे कैप्टन बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तभी हम देखते हैं योशिउरा को, जो उठकर फिर से कैप्टन चार्ल्स के पीछे निकल जाता है। यहाँ हमने देखा कैप्टन चार्ल्स को, जो कर्नल आइटो के साथ लड़ने के लिए आ चुका था। उन दोनों के बीच बहुत दमदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। कर्नल आइटो भी किसी मामले में कैप्टन चार्ल्स से कम नहीं होता, लेकिन कैप्टन चार्ल्स को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो कर्नल आइटो को काफी ज्यादा घूसे जड़ देते हैं। वो कर्नल आइटो को जान से मार पाता इससे पहले ही वहाँ टाइसो आया और चार्ल्स को कहने लगा, हमें जल्दी जंगल में जाना होगा। और कैप्टन चार्ल्स के ना चाहने के बावजूद भी वो टाइसो के साथ चला जाता है। वो जैसे ही जंगल की तरफ भागे तो पीछे से योशिउरा ने उन पर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर कैप्टन और टाइसो दोनों डर जाते हैं। योशिउरा उन पर अटैक कर पाता इससे पहले ही कर्नल आइटो ने योशिउरा की गन को दूर फेंक दिया, जिससे कैप्टन चार्ल्स और टाइसो की जान बच जाती है। दोस्तों, कर्नल आइटो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कैप्टन बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है और फिर वो कायरों की तरह कैप्टन चार्ल्स को मारना नहीं चाहता था। इसीलिए ये बात कैप्टन चार्ल्स को भी पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कैप्टन को, जो अपने सभी सोल्जर्स को लेकर अब उस ग्लाइडर के पास आ जाता है, जिस ग्लाइडर को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो सब लोग ग्लाइडर के अंदर बैठे और फिर हम देखते हैं अमेरिकन सोल्जर्स के फाइटर जेट्स को, जो जंगल की उसी लोकेशन के ऊपर आ चुके थे जिस लोकेशन में कैप्टन चार्ल्स का ग्लाइडर होता है। वो नीचे एक हुक फेंकते हैं, जिसमें लगते ही वो ग्लाइडर मूव करना
करना स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब लोग उस जंगल से बाहर आ गए। इसी के साथ ये दुख भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।